Welcome learner, welcome to once again in my channel which is name Focus to Education with प्रियम्बदा। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है तथा पाठ्यक्रम, पाठचर्या एवं पाठ्य वस्तु में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था। आज हम जानेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार, यानी पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम के आज अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों का उल्लेख निम्नवत किया जा रहा है। मतलब इसमें 11 हेडिंग्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं जिनको हम आज समझेंगे। तो अनेक प्रकार प्रचलित हैं, ये तो है कि पाठ्यक्रम के आज अनेक वर्तमान समय में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। वो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम अलग हैं, कोर पाठ्यक्रम अलग हैं, सामाजिक पाठ्यक्रम हो गया, अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम हो गए, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों का उल्लेख जहाँ किया जा रहा है निम्नवत, इसको हम समझते हैं। पहला क्या है, पहली हेडिंग क्या है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम यानी टीचर सेंटर्ड करिकुलम, यानी वो पाठ्यक्रम जो शिक्षा पे केंद्रित हो, शिक्षक पे केंद्रित हो, यानी वो शिक्षक के अनुसार हो कि वो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, छात्र को कैसा क्या सिखाना है, वो सब टीचर सेंटर के अंदर आएगा। कोई जैसा टीचर चाहेगा वो वैसा ही पढ़ाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। जिस पाठ्यक्रम की योजना शिक्षक को केंद्र मानकर बनाई जाती है और जिसमें अध्यापक की रुचि, आवश्यकता, योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखा जाता है, उसे हम शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम बोलते हैं। यानी उस पाठ्यक्रम में जिसमें हमारे अध्यापक की रुचि क्या है, उनकी किस विषय में रुचि है, वो किस विषय को पढ़ाना चाह रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी योग्यता के अनुसार उनके पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, वो उनके क्या अनुभव है, उस अनुभव को ध्यान में रखा जाता है, तो उसे हम शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। इस पाठ्यक्रम का प्रचलन प्राचीन काल में भारत तथा अन्य देशों में था। मतलब कि जो शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम है, इसका प्रचलन कब था, प्राचीन काल में। जब प्राचीन काल चल रहा था उस समय भारत में और अन्य देशों में भी था, परंतु आधुनिक समय में इस तरह के पाठ्यक्रम को निरर्थक और अनुपयोगी माना जाता है। आधुनिक समय में जब हम नए साइंस की ओर जा रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं, नए शिक्षा के सिद्धांत आ रहे हैं, प्रतिपादन आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये पाठ्यक्रम हमारा निरर्थक एवं अनुपयोगी, क्योंकि हम जब बालक जिसको सिखा रहे हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हमने शिक्षा के बारे में जाना था, उसको पढ़ा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या द्विध्रुवी प्रक्रिया है या बहुमुखी प्रक्रिया है। तो उसमें छात्र शिक्षक जिनके भी कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है, तथा पाठ्यक्रम भी बहुत एक आवश्यक टॉपिक है। तो इस प्रकार केवल अगर हम शिक्षक केंद्रित बना देंगे तो वो पाठ्यक्रम कभी भी वो हमारी शिक्षा निरर्थक ही जाएगी तथा अनुपयोगी रहेगी, क्योंकि हमारा छात्र क्या कैसे सीख रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसको ध्यान में हम रखेंगे, तो इस हिसाब से उसे ज़्यादा अच्छे से हम शिक्षा के लक्ष्य, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। फिर दूसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें पाठ्य विषयों का अध्यापन प्रमुख है। इस पाठ्यक्रम में क्या है, पाठ विषयों का, यानी जो पाठ पढ़ने हेतु हमें जो विषय दिए जाएंगे उनका अध्ययन एवं अध्यापन करना प्रमुख है। इसमें पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया जाता है, यानी इसमें पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया जाता है तथा प्रत्येक विषय के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जो हम प्राइमरी लेवल में, माध्यमिक स्तर में शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उच्च शिक्षा में भी जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें पाठ्यक्रम को जो विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया जा रहा है, उसके फिर टीचर होते हैं जो वेल ट्रेंड टीचर होते हैं, वो हमें उस सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है अतः इसकी उपयोगिता कम है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम क्या है, अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि और इसकी उपयोगिता कम है। क्योंकि हम ये आम मनोवैज्ञानिक कैसे, क्योंकि जो बच्चा है उसके व्यवहार को हम नहीं समझ पाएंगे कि उसकी रुचि खेल में है, लेखन में है, अध्यापन में है, किस विषय में, राजनीति में है, सामाजिक कार्यविधि में है। तो हम उस प्रकार से उस पाठ्यक्रम की रचना करेंगे तो वो हमारा एक सफल पाठ्यक्रम होगा। परंतु भारतीय विद्यालयों में प्रायः इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित है। भारतीय विद्यालय में क्या है, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, हमारा माध्यमिक स्तर हो तथा उच्च स्तर हो, तो भी भारतीय विद्यालयों में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम जो हैं प्रचलित हैं। फिर तीसरा
बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, हमने टीचर केंद्रित पाठ्यक्रम जान लिया, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जान लिया। अब आते हैं हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के ऊपर। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम यानी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक की रुचि, उसकी योग्यता और उसकी अभिवृत्ति का ध्यान रखा जाता है। इसके निर्माण में बालक को केंद्र में रखा जाता है। मतलब जैसा कि इसके नाम से ही हम जान रहे हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम यानी जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाए, उसकी रुचि को, उसकी आवश्यकता को, उसकी अभिक्षमता को, उसकी योग्यता को, तो वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। इसके निर्माण में बालक को केंद्र में रखा जाता है। बालक केंद्रित पाठ्यक्रम को शिक्षा में सर्वाधिक महत्व देने का श्रेय प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो को दिया जाता है, क्योंकि रूसो ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम बाल केंद्रित के बारे में चर्चा की थी कि बालक को उसके अनुसार पाठ्यक्रम हमें देना चाहिए तथा उसके ये प्रकृति निर्भर करेगी कि वो प्रकृति से ही सीखेगा, वो करता है वो सीख, अगर वो गिरेगा उसे चोट लगेगी, फिर वो उसे सुधार करना सीखेगा, फिर वो पुनः खड़ा होगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो इस प्रकार हम इसे समझते हैं। फिर यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है और इसके आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में से महत्व दिया गया है। यह पाठ्यक्रम क्या है? मनोवैज्ञानिक है, यानी साइकोलॉजिकल करिकुलम है ये। और अनेक आधुनिक शिक्षण जो पद्धतियाँ चली आ रही हैं, टीचिंग मेथड हैं आधुनिक जो मॉडर्न है, उसमें इस पाठ्यक्रम को महत्व दिया जा रहा है, यानी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। फिर चौथा क्या है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें क्रिया को केंद्र में रखा जाता है। तो इसको चलिए हम समझते हैं। इसमें विभिन्न क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करके बालक को शिक्षा देना इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। इसमें विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनको महत्व दिया जाता है, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हों, हमारी मानसिक क्रियाएं हों। विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करके बालक को शिक्षा देना पाठ्यक्रम की विशेषता है। जो भी सामाजिक क्रियाएं हैं उनको हम संपन्न करते हैं तथा तब बालक को शिक्षा देते हैं, तो इस पाठ्यक्रम की यही विशेषता है। डीवी ब्रूवेकर, किलपैट्रिक आदि प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों ने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया है। ये कुछ शिक्षा शास्त्री हैं जिनमें हैं डीवी ब्रूवेकर, किलपैट्रिक आदि कुछ जो ये प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया है। फिर पांचवा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम यानी एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में समूची मानव जाति के अनुभवों को समावेशित करने की बात की जाती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या किया? समूची मानव जाति, जो पूरे विश्व की मानव जाति है, के अनुभवों को समावेशित करने की बात की जाती है। मानव जाति ने वर्तमान में अतीत के अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं। मानव जाति जो है वो वर्तमान और अतीत जो उसका बीत चुका है उसमें अनेक अनुभव प्राप्त किए, उनसे कुछ सीखा है। इस प्रकार अनुभव पे केंद्रित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि हमने इस चीज़ को अनुभव किया, रियलाइज़ किया, हम किसी चीज़ पे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा मानना ऐसा होना है, तो उस पर केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसे हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बोलते हैं। इनसे बालक को प्रेरणा मिलती है, अतः इन अनुभवों को प्रमुखता देकर बालक को इन्हें सिखाया जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल कर सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का समर्थन टीपी नन ने सबसे अधिक किया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का समर्थन किसने? प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टीपी नन ने सबसे अधिक किया है। फिर छठा है हमारा शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम यानी क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें हम कुछ शिल्प अपने कौशल को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। तो इसमें कताई, बुनाई, कृषि, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, धातु कर्म, सिलाई जैसे कई शिल्प को केंद्र मानकर उसी के इर्द गिर्द अन्य विषयों की योजना बनाई जाती है कि विषय हमारा ऐसा होना चाहिए जिनमें हम से कुछ बालक को सिखा सकें, कुछ कौशल से उसको पूर्ण कर सकें, उसको मतलब उसके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बदलाव ला सकें, जिससे वो इस योग्य हो कि वो जब निकले प्रोफेशनल पढ़ाई करने या कुछ अपना बिजनेस करना चाहे, कुछ भी, तो वह व्यवसाय करना चाहे, तो वह एक देश और समाज की प्रगति में स्थान अपना बना सके। तो इस प्रकार है शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम का समर्थन किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, विनोबा भावे,
आर्यनाकम ने सबसे अधिक किया है। बेसिक शिक्षा में इसी पाठ्यक्रम को अपनाने की बात कही गई है। हमारी जो बेसिक शिक्षा है, यानी हमारी जो 0 से लेकर 5th क्लास तक, 6th क्लास तक जो हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें इस पाठ्यक्रम को अपनाने की प्रमुख बात कही गई है। क्योंकि जब बच्चे बचपन से ही वो अपने व्यवहार में इन सब चीज़ों को सीखेंगे, अपने कौशल को बढ़ाएंगे, तो वो आगे चल के उनका एक बेस बनता जाएगा, एक मजबूती आ जाएगी और वो अपना एक कुछ कर सकेंगे। फिर 7वां है कोर पाठ्यक्रम, यानी कोर करिकुलम। इस पाठ्यक्रम का विकास अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमेरिका में। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कुछ विषय या क्रियाएं अनिवार्य होती हैं एवं कुछ ऐच्छिक। इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें कुछ विषय या क्रियाएं अनिवार्य होती हैं तथा कुछ ऐच्छिक होती हैं, जिनको अपनी मर्जी से ले सकें, कुछ अनिवार्य होती हैं। भाषा, गणित जैसी कुछ क्रियाएं सबके लिए अनिवार्य होती हैं। अगले पृष्ठों पर कोर पाठ्यक्रम का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। मतलब जो हम इसको अगले बार दोबारा से पढ़ेंगे तो कोर पाठ्यक्रम पे जब हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो विस्तृत रूप से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जब हम हाई स्कूल में रहते हैं या इंटर में रहते हैं तो हिंदी क्या है? हिंदी लैंग्वेज के रूप में हमारा एक अनिवार्य सब्जेक्ट होता है और कुछ ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं जिनको म्यूज़िक हुआ, आर्ट हुआ, हमने अपनी मर्जी से ले ली। तो इस प्रकार से इसे हम कोर पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं, यानी कोर करिकुलम। फिर 8वां है आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम, नीड डेवलपमेंट करिकुलम, यानी आवश्यकता, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है समाज में, उसके विकास करने के लिए जो पाठ्यक्रम, उसे हम आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें क्या है? इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम है उनके अंतर्गत बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाता है, यानी जो बालक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं बचपन से लेकर प्राथमिक शिक्षा में क्या हो सकती है, माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में, उसको हम चिन्हित करते हैं। उस हिसाब से उसकी आवश्यकता के अनुसार हम उस पाठ्यक्रम को डेवलप करते हैं तथा उसके बाद इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त क्रियाओं एवं अनुभवों का आयोजन किया जाता है। तथा उसके बाद जब हम ये चिन्हित कर लेते हैं कि क्या आवश्यकता है, उसके बाद इन आवश्यकताओं की हम पूर्ति भी तो करेंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए जो उपयुक्त क्रियाएं होती, चाहे वो मानसिक क्रियाएं, चाहे वो दैहिक क्रियाएं हों, अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हुए हमारे, का आयोजन किया जाता है। इन आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं। यह पाठ्यक्रम अधिगम तत्परता, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भेद तथा बालकों की आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अधिगम तत्परता, यानी लर्निंग तत्पर, कैसा हमारा तत्परता है, बचत तत्पर है कि नहीं अधिगम के लिए, वो कुछ सीखना चाहता है कि नहीं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, व्यक्तिगत भेद यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, वो किस प्रकार भिन्न है उसको हम चिन्हित करेंगे। तो बालकों की आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे हम कहते हैं आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम। फिर 9वां क्या है? नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम, यानी करिकुलम सेंटर्ड ऑन कंट्रोल्ड प्रॉब्लम्स, यानी नियंत्रित समस्या, जो समस्या हम नियंत्रित कर चुके हैं, जो हमारे कंट्रोल पर है, उस पर आधारित पाठ्यक्रम क्या होगा? आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए, जो आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम है उनकी जो कमी, उनको दूर करने के लिए बालकों की समस्याओं को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया गया। इस तरह के पाठ्यक्रम में संबंधित छात्रों द्वारा अनुभूत समस्याओं को नियंत्रित करके, इस तरह के जो पाठ्यक्रम है उनमें जो संबंधित छात्र हैं उनके द्वारा जो अनुभूत समस्याएं हैं, जो वो अनुभव कर रहे हैं समस्याओं को, उनको नियंत्रित कंट्रोल में करके उसके आधार पर योजना बनाने का प्रयास किया जाता है। उसी समस्या के आधार पर हम नियोजन बनाते हैं कि हमारा ये आवश्यकता, ये समस्या, इसका ये समाधान है, इसका यह समाधान है, तो उस हिसाब से हम पाठ्यक्रम को बनाते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इसे हम नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम बोलते हैं। अब है 10वां व्यापक, क्षेत्रीय तथा मिश्रित पाठ्यक्रम, यानी ब्रॉड फील्ड और फ्यूज्ड करिकुलम। व्यापक क्षेत्रीय, जो व्यापक क्षेत्र को समाहित किए हो, अथवा मिश्रित पाठ्यक्रम हो, जिसका मिक्सअप हो, मिश्रित हो, आर्ट भी हो, साइंस भी हो, कोर भी हो, टीचर सेंटर्ड भी हो और बालक सेंटर्ड भी हो। तो इस प्रकार से हम इसे समझेंगे। चलिए समझते हैं।
सामाजिक जीवन की निरंतर बढ़ती हुई जटिलताओं ने एक तरफ विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया। जो सामाजिक जीवन है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सभी जानते हैं। वो समाज में रहता है, समाज से दूर नहीं रह सकता। तो सामाजिक जीवन की जो निरंतर बढ़ती हुई जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, जटिल जीवन है ने एक तरफ विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि होती चली गई जो न केवल एक क्षेत्र विशेष बल्कि उसकी भी किसी एक विशिष्ट छोटी इकाई के सूक्ष्म अध्ययन में जुट गए। मतलब कि जो सामाजिक जीवन में जो जटिलताएं निरंतर बनी हुई, उन्होंने एक विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया कि कोई एक टीचर हुआ या बालक हुआ, किसी एक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनकी एक अलग भाषा है। फिर हमारी अगर हम उत्तर भारत में, हमारी अलग भाषा है, और अगर हम दक्षिण भारत में तो अलग भाषा है, पूर्वी भारत में तो अलग भाषा। तो इस प्रकार से उसके परिणाम स्वरूप जो विशेषज्ञों की, उसी के विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। अगर हम अपने क्षेत्र के, तो हम अपनी भाषा के विशेषज्ञ होंगे, और न केवल एक क्षेत्र बल्कि उसकी भी किसी विशिष्ट छोटी इकाई के सूक्ष्म अध्ययन में उसकी विशिष्ट कोई छोटी इकाई हो गई। हमारी भाषा का ये पाठ्यक्रम है, या इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे, इस प्रकार से हम समझेंगे, तो उसमें जुट गए। तो यह व्यापक क्षेत्रीय अथवा मिश्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अपने समान जीवन के लिए अधिक से अधिक विविध ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता चला गया। दूसरी तरफ क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यरत सभी व्यक्तियों के अपने समान जीवन के लिए अधिक से अधिक विविध ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता। मतलब सामाजिक जीवन में है, अगर हम मान लीजिए हम कोई गवर्नमेंट जॉब में, हमारी पोस्टिंग साउथ इंडिया में हो गई, उत्तर इंडिया से, तो हमें वहाँ की लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी ना, उसकी भाषा को, वहाँ के भौगोलिक परिवेश को। या हम टीचर हैं, हमारी पोस्टिंग किसी अनदर स्टेट या अनदर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाओं के और चीज़ों के, विषयों के बारे में पता होगा, तभी तो हम एक व्यापक क्षेत्रीय अथवा मिश्रित पाठ्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। एक कुशल मानव संसाधन होंगे जिससे हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की प्रगति में सहायता कर पाएंगे एवं जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो अनिवार्य समान पाठ्यक्रम के विषयों में संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई, जिससे पाठ्यक्रम बोझिल हो गया। इस समस्या के समाधान ने पाठ्य विषयों के मिश्रण के सिद्धांत पर आधारित व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम को मिश्रित करके सामाजिक विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विषयों को मिश्रित करके समान विज्ञान जैसे विषय तैयार किए। तो जब इस समस्या के समाधान ने पाठ्य विषयों के मिश्रण पर बल दिया, जिससे पाठ्यक्रम बोझिल हो गए, जिसमें सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल हो गया, हमारा नीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, संविधान हो गया। इसी प्रकार से रसायन शास्त्र अलग हो गया, विज्ञान की अलग शाखा हो गई, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान अलग हो गया, जिसे हम समान विज्ञान के तौर पर जानने लगे। तो इस प्रकार व्यापक क्षेत्रीय व मिश्रित पाठ्यक्रम ये हुआ। अब है 11वीं हेडिंग एवं आखिरी हेडिंग। जो आखिरी टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम के प्रकार का, वो है एकीकृत पाठ्यक्रम, यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सभी विषयों एवं क्रियाओं को संबद्ध किया जाता है। जो इस प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं एकीकृत, यानी उनमें सभी जो विषय हैं और सभी क्रियाएं हैं जो उससे संबंधित, उनको एक संबंध किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, इंटरलॉकिंग की जाती है, उसके बाद हमें उसे पढ़ाया जाता है। तो ये एक टीचर के लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होता है और बालक के लिए तो होता ही होता है। विषयों में सहचर्य और सहसंबंध द्वारा पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाता है। विषयों में सहचर्य को बढ़ावा देके, सहसंबंध, आपस में कोरिलेशन करके उस पाठ्यक्रम को हम एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड करते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, जो हम जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो समझेंगे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य का जो मस्तिष्क, हमारा ब्रेन एक यूनिट के रूप में वर्क करता है, इकाई के रूप में कार्य करता है। ज्ञान भी अखंड है, ज्ञान को हम खंडित नहीं कर सकते, वो अखंड है। तो पाठ्य विषयों को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। जो हमारे पाठ्य विषय हैं, सिलेबस है, पाठ्यक्रम में हम उन्हें पढ़ रहे हैं, तो वो एक इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में प्रस्तुत होने चाहिए, क्योंकि ब्रेन तो हमारा एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है ना, यूनिट के रूप में। तो इसी प्रकार फिर पाठ्यक्रम को एकीकृत
एकीकरण पाठ्यक्रम को एकीकरण के विषय में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने ये पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में जाना, 11 हेडिंग को समझा, जाना, पढ़ा। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी होती, कोई समस्या होती, कोई प्रश्न होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।